नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक श्रीवास्तव एडवोकेट जबलपुर से आप सभी का अभिवादन करता हूं। हम सभी आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं मूल अधिकारों के बारे में बात करने के लिए। देखिए, मूल अधिकार जो है वो एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। सामान्य तौर पर लोग मूल अधिकारों को समझ नहीं पाते हैं। लोगों का ये मानना रहता है कि संविधान ने हमको कोई एक चीज़ दे दी है जिसको मूल अधिकार बोलते हैं। 2-4 मूल अधिकार हैं जिनको हम किसी भी प्रकार से अपने लिए इस्तेमाल करें तो ठीक, नहीं इस्तेमाल करें तो ठीक है। लेकिन बात जो है वो है बहुत गहरी। मूल अधिकार जो है वो सन 1200 में पहली लड़ाई लड़ी गई जिसको मैग्ना कार्टा बोलते हैं। संविधान की हम किताबें पढ़ेंगे, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले बच्चे हैं या छात्र हैं हमारे, वो समझते हैं इस चीज को। तो हम देखेंगे कि मूल अधिकारों के लिए मैग्ना कार्टा संधि की बात होती है। तो ये एक लंबी लड़ाई है। सोचिए, सन 1200 से हम लड़ते आए और 1947 में जाकर के भारत का संविधान बना और आजाद हुआ भारत। और 1950 में जब भारत का संविधान बना तब मूल अधिकारों की बात की गई। तो लगभग 700 सालों का एक इतिहास है मूल अधिकारों को। तब हमको ये मूल अधिकार मिले हैं। हम इनको हल्के में नहीं ले सकते। ना हम ये कह सकते हैं कि ये यूं ही हो गए। अक्सर इतिहास में एक चीज बोली जाती है, या हमारे जो विद्वान होते हैं वो ऐसा बोलते हैं कि जो व्यक्ति, जो नागरिक अपने देश का अतीत याद नहीं रखता, उस देश का भविष्य उज्जवल नहीं होता। तो हम यहाँ पर ये बात मान के चलते हैं कि मूल अधिकारों का इतिहास जाने बिना हम ये नहीं समझ सकते कभी कि मूल अधिकार हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है। तो मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। तो 12वीं शताब्दी के इंग्लैंड में हैं हम लोग, और वहां पर राजा किंग जॉन का शासन है। और आसपास के जितने इंग्लैंड जो है वो एक छोटा सा देश है और उसमें छोटी छोटी रियासतें हैं। वो सारे सामंत जो हैं वो जनता पे राज करते हैं और राजा जो है वो सामंतों पे राज करता है। तो होता क्या है कि राजा कोई भी नियम बना रहा है, कोई भी टैक्स बना रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो वो सीधे सीधे जनता तक पहुंच रहा है, क्योंकि सामंत वही टैक्स, वही पैसा वसूल करके जनता से राजा का खजाना भर रहा है। तो राजा किंग जॉन जो थे उनको ऐसा लगता था कि उनके पास बहुत पावर होनी चाहिए, बहुत पैसा होना चाहिए। तो उन्होंने बहुत ऊट पटांग टैक्स लगा दी जनता के। अब हुआ इससे ऐसा कि जनता ने विद्रोह करना चालू कर दिया। जनता ने विद्रोह करना चालू किया तो सामंतों की जागीरी खतरे में आ गई। तो जब सामंतों की जागीरी खतरे में आ गई तो सामंतों ने यह किया कि अपने राजा के विरुद्ध जाके अपनी सत्ता को बचाने के लिए, देखिए राजनीति आज पैदा नहीं हुई है। राजनीति एक ऐसी चीज है जो सदियों से चली आ रही है और मानव के क्रम विकास में डेवलप हुई है। तो सामंतों ने अपनी सत्ता बचाने के लिए जनता का साथ दिया और राजा के विरुद्ध एक आंदोलन में शामिल हो गए वो लोग। एक लंबी लड़ाई चली और उस लड़ाई में हुआ ये कि सामंतों ने और जनता ने मिलकर राजा को हरा दिया। तो राजा किंग जॉन को 12वीं शताब्दी में, अगर मैं सही तरीके से याद कर पा रहा हूं तो ये लगभग 1215 के आसपास की बात है। तो उस समय पे राजा मजबूर हुए किंग जॉन, और उन्होंने जनता और सामंतों के साथ मिलकर एक संधि की। वो संधि मानव इतिहास में लोकतंत्र की जनक भी कही जाती है और मूल अधिकारों की जननी भी कही जाती है। उस संधि में कुछ विशेष अधिकार राजा ने जनता को दिए। उसी संधि के बाद यह तय किया गया इंग्लैंड में कि राजा जो हैं वो जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के एक संसद होगी, एक पार्लियामेंट होगी, उसके लिए गए निर्णय को फॉलो करेंगे और उसी के द्वारा किसी बड़े अधिकार को बदलने का प्रावधान जो है वो तय किया जाएगा। उसी संधि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था और उस हिस्सा को बोलते हैं क्या, जनता को मिलने वाले मूल अधिकार, जिसमें यह बोला गया पहली बार कि राजा किसी को भी
किसी को भी यूं ही ना तो जेल में डाल सकता है और ना ही किसी व्यक्ति को कोई सजा दे सकता है, ना मृत्यु दंड दे सकता है। देखिए, राजा महाराजाओं का जमाना था। होता यह था कि राजा महाराजाओं के जो मन में आया वही सत्य है, वही होना है, आप उसको बदल नहीं सकते। कोई नियम, कोई कानून राजा से ऊपर तो होता ही नहीं था। लेकिन मैग्ना कार्टा संधि जो है उसमें यह पहली बार तय हुआ कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, क्या बोला मैंने, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ। मतलब संसद के द्वारा जो प्रक्रिया स्थापित कर दी जाएगी, उस प्रक्रिया के अतिरिक्त आप कभी भी किसी भी व्यक्ति को ना तो जेल में डाल सकते हैं, ना उसे मृत्युदंड दे सकते हैं, ना उसे निवारक निरोध में या किसी अन्य तरीके से उसको कैद किया जा सकता है। तो ये माना जाता है कि मानव इतिहास में जो भी प्रक्रम चले हैं, क्रम विकास के बाद में सभ्यताएं जो डेवलप हुई, उन सभ्यताओं के दौरान जो राजशाही व्यवस्था थी उससे लोकतांत्रिक व्यवस्था पे आने का काम यहाँ से चालू हुआ। और एक और चीज जो है वो डेवलप हुई, वो क्या हुई, जनता को अधिकार मिले। पहली बार जनता को अधिकार दिए जा रहे थे। आप कोई भी राजा किसी भी प्रजा के किसी व्यक्ति को यूं ही कोई सजा नहीं दे सकता था। तो मैग्ना कार्टा संधि हुई। मैग्ना कार्टा संधि बार बार बदलती रही, वो नए नए प्रक्रमों से डेवलप होती रही। इसके बाद फिर इसी क्रम में फिर एक बार संघर्ष की स्थिति आती है, और वो संघर्ष की स्थिति हमारे लिए लेके आती है बिल ऑफ राइट्स। जी हाँ, इंग्लैंड में एक ऐसी क्रांति हुई जिस क्रांति में एक बूंद तो खून भी नहीं बहा, ना कोई संघर्ष हुआ, ना ही जनता और शासन के बीच में कोई लड़ाई टकराव, कुछ भी नहीं हुआ। वो क्रांति हो गई। इसलिए इसको बोलते हैं इंग्लैंड की गरिमामयी क्रांति, गौरवशाली क्रांति। हुआ ये कि फिर से कोई एक येड़ा टाइप का राजा आ गया, और राजा तो राजा, उन्होंने मानने से पुराने नियम आनाकानी करना चालू कर दिए। फिर से जनता के ऊपर शोषण होने की स्थितियां बनने लग गई, और जब ये स्थितियां बनी तो जनता फिर से विद्रोह के लिए इकट्ठी हुई, और उस जनता ने विद्रोह करके एक जगह पे इकट्ठा करने के लिए, एक जगह पे इकट्ठा होने के लिए एक डेट तय कर ली कि इस तारीख को हम राजा की जो महल है उसके सामने पूरे देश के लोग इकट्ठे होंगे और विरोध प्रदर्शन करेंगे। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि लोकतंत्र स्थापित हो चुका है, जनता के चुने हुए नुमाइंदे ऑलरेडी जा रहे हैं संसद में, वहां पार्लियामेंट स्थापित है, कॉमन हाउस ऑफ कॉमन्स इंग्लैंड का स्थापित है, और उसके बावजूद एक क्रांति हो रही है, और उसमें ये चुने हुए प्रतिनिधि और जनता ये एक साथ आ रही है। मजे की बात ये हुई कि जैसे ही राजा ने ये बात सुनी तो उसको डर पैदा हो गया। तो राजा को ये लगा कि कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि इस तरह की क्रांति में खून खराबा होगा, और ये खून खराबा राजशाही परिवार, मतलब राजा के बेटे बेटियां, पति पत्नी, जो भी भाई बंधु, उनको नुकसान पहुंचा सकते, उनकी जान को खतरा हो सकता। तो राजा ने क्या किया, वहां से गया फरार, भाग गया। चूंकि बिना संघर्ष के राजा को उन्होंने खदेड़ दिया, तो इसलिए इसको बोला गया गौरवमयी। इसके बाद क्या हुआ कि जो संसद थी, जो चुने हुए प्रतिनिधि थे जनता के, उन्होंने राजा की ही बेटी मैरी को और उनके हस्बैंड, जो कि हॉलैंड के उस समय शासक थे, विलियम द्वितीय, इनको बुलाया और बोला कि आपकी रगों में राजशाही खून है, तो आप हमारे राजा हो सकते हैं, लेकिन आप राजा रहेंगे, आप निर्णय नहीं ले सकते। निर्णय लेने के सारे अधिकार संसद को ट्रांसफर कर दिए जाए। तो इसे बिल ऑफ राइट्स बोला जाता है। तो इंग्लैंड में जब बिल ऑफ राइट्स आया तो पूरी तरह से लोकतंत्र स्थापित हो गया, और वहां पर बिल ऑफ राइट्स, आप शब्द को सुनिए,
बिल ऑफ राइट्स मतलब अधिकारों का घोषणा पत्र। तो किसके अधिकार थे? राजा तो पहले से विराजमान था, तो अधिकार जो थे वो थे जनता के। तो पहली बार इतने लंबी संघर्ष की प्रक्रिया के बाद सन 17वीं शताब्दी की बात है ये, अगर मैं ठीक ठीक याद कर पा रहा हूं तो 1769 के आसपास की। तो बिल ऑफ राइट्स ये बना, उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पहलू जोड़े गए, जिसमें कुछ पहलू सीधे सीधे जनता के लिए थे। उनको क्या अधिकार होंगे जनता को, ये अधिकार बताए जा रहे हैं। तो ये एक मूल अधिकारों के लिए जनता के संघर्ष की बात हो रही है। जिनके पास अधिकार नहीं थे, जो शोषित थे, जिनका शोषण हो रहा था, वो अपने अधिकारों के लिए खड़े हुए। राजशाही व्यवस्था के विरुद्ध उन्होंने बिगुल बजाया और संघर्ष को उस हद तक ले गए जब तक कि सत्ता ने घुटने नहीं टेक दिए। तब जाकर के ये अधिकार हमारे पास आना चालू हुआ। तो इंग्लैंड के बिल ऑफ राइट्स के बाद दूसरी बारी आती है अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स की। देखिए, उस समय पे औपनिवेशिक काल था, लगभग आधी दुनिया पे यूरोपियन ताकतों का राज था, जिसमें इंग्लैंड है, फ्रांस है, स्पेन है, ये मूल रूप से डच हैं। ये लोग जाते थे और अपने बाहर के देशों पे जहाँ पर ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं होता था, वहाँ व्यापारिक रूप में प्रवेश करते थे, वहाँ के राजाओं के साथ ट्रीटी करते थे, वहाँ धन पैदा करते थे और फिर वहाँ पे अपनी सेना खड़ी कर लेते थे। ऐसा भारत में भी किया उन्होंने, तो बिल्कुल ऐसे ही अमेरिका के साथ भी हुआ। तो अमेरिका ने अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ी, काफ़ी लंबा संघर्ष रहा। वो किसी और दिन अगर अमेरिका की आज़ादी की लड़ाई पे या अमेरिका के स्वाधीनता संग्राम पर हम बात करेंगे, तब हम उस पर चर्चा करेंगे डिटेल में। तो एक लंबी लड़ाई के बाद अमेरिका में जो है वो अंग्रेजों को बाहर कर दिया और वहां पे दुनिया का पहला लिखित संविधान बना दिया। जब दुनिया का पहला लिखित संविधान बना दिया जाना था तो ये वाली बात तय थी कि सब कुछ व्यवस्थित होने की संभावना थोड़ी सीमित हो जाती है। हम जब भी कोई पहला काम करते हैं तो कोई ना कोई गलती करते हैं, ये मानव का स्वभाव है, ऐसा ही होता है। जो काम हमको नहीं बनता अच्छे से, उसको हम कर करके सीखते हैं। तो अमेरिका में संविधान जो बना, उस संविधान में बहुत सारी त्रुटियां रह गई, भारत में भी रह गई थी। 124 संविधान संशोधन भारत में हो चुके हैं, तो अमेरिका में भी संविधान संशोधन होना लाजमी थे। तो अमेरिका में एक लंबी लड़ाई लड़ी एक महान व्यक्ति के द्वारा, जिसको हम सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। उन्होंने एक लंबा संघर्ष अमेरिका में किया श्वेतों और श्वेतों की दूरी मिटाने के लिए। अब्राहम लिंकन की बात कर रहा हूं। तो अब्राहम लिंकन ने एक लंबा संघर्ष किया और उस लंबे संघर्ष के बाद में उन्होंने कुछ अधिकार जो आजादी के समय नहीं दिए जा पाए थे, उसके लिए एक अमेरिका का पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया। याद रखिए, अमेरिका का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, सन 1889 के आसपास की बात है, 1889 की बात है, यस। और 1891 में ये लागू हो गया। तो उसमें फिर से देखिए, हम क्रमबद्ध तरीके से पढ़ रहे हैं ना। पहले हमारे पास जनता के पास कोई अधिकार नहीं थे, फिर हमारे पास कुछ अधिकार आ गए। हमारे पास मैग्ना कार्टा की संधि आई, उससे हमारे को ये अधिकार हो गया कि राजा हमको फांसी भी नहीं चढ़ा सकता, हमको फालतू भी सजा नहीं दे सकता, प्रताड़ित नहीं कर सकता। फिर बिल ऑफ राइट्स आया, तो ये बोला गया कि नहीं, निर्णय जनता लेगी, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि लेंगे। और भी बहुत सारे बदलाव आए, जिसमें जनता को स्वतंत्र व्यापार का अधिकार हुआ। ऐसे बहुत सारे अधिकारों के साथ में ये लड़ाई आगे चली। और जब ये लड़ाई और आगे बढ़ी तो मानव सभ्यता ने देखा कि अमेरिका का पहला संविधान संशोधन प्रकाश में आया और उसमें भी मानव हितों की बात की गई। एक बात मैं आपको बता दूं कि दुनिया में सबसे ज्यादा फंडामेंटल राइट्स यदि किसी देश के नागरिकों के पास में लिखित रूप से है तो वो भारत है। लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग कहें कि स्ट्रॉन्गली जो देश फंडामेंटल राइट्स को ओबे कर रहा है, फॉलो कर रहा है, वो अमेरिका। हालांकि एक अलग बात है कि अभी इस समय पे अमेरिका में जो चल रहा है, ट्रंप
जी के शासन में श्वेत अश्वेतों को लेकर के, वो एक अलग प्रक्रिया है, उस पर कभी और बात होगी। आज की बात जो है वो रही अब्राहम लिंकन जी के जमाने की। तो उन्होंने कुछ अधिकार दिए। क्या अधिकार दिए? भेद नहीं किया जाए, भेदभाव नहीं होगा काले और गोरे के बीच में। कुछ और सुधार किए गए जिसमें बोला गया कि किसी भी व्यक्ति को बिना किसी उचित कारण के कैद नहीं किया जा सकता। और कुछ अधिकार दिए गए, बोला गया कि हर व्यक्ति को प्राण और देह की स्वतंत्रता होगी। मतलब हर व्यक्ति अपनी लाइफ की सिक्योरिटी को लेकर के अगर जी रहा है, रह रहा है, तो ये उसका अधिकार होगा। कुछ और अधिकार दिए गए, व्यापार करने का अधिकार, अपने ही देश में सभी जगह घूमने फिरने का अधिकार। तो इस तरीके से बिल ऑफ राइट्स अमेरिका 1891 को ये पारित हो गया। तो इसमें 10 क्लॉज थे, इसमें 10 संशोधन थे। तो कभी हम इस पर्टिकुलर टॉपिक को जब कवर करेंगे तब हम इस पे डिटेल में बात करेंगे। अभी हम मूल अधिकारों पे बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से एक क्रमबद्ध तरीके से मूल अधिकार हमारे पास मानव सभ्यता के बाद आ रहे हैं। ये भारत की बात नहीं हो रही है, अमेरिका की बात नहीं है, ब्रिटेन की बात नहीं है, ये बात पूरी की पूरी मानव सभ्यता की है कि मूल अधिकार जन्मे कैसे। उसी प्रक्रिया में जब भारत में आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई और संविधान सभा बनी, 1946 में संविधान सभा हमारी बनी, और संविधान सभा में हमारे जो फोर फादर्स थे, हमारे जो ग्रैंडफादर्स थे, उन लोगों ने दुनिया के उस समय के लगभग 60-65 रचित संविधान, देखिए अमेरिका का पहला लिखित संविधान था, लेकिन जब भारत का संविधान लिखा जा रहा था उस समय हमारे सामने लगभग 60 से ज्यादा संविधान थे। और हम इन सभी संविधानों को अध्ययन करके और उनमें से अच्छी चीजें निकाल रहे थे। तो वहीं से भारत के संविधान में मूल अधिकारों की एंट्री हुई और आर्टिकल 13 से लेकर के और आर्टिकल 35 तक में हमारे यहाँ मूल अधिकार को बताया गया है। आर्टिकल ये संविधान के भाग 3 में है, जहाँ पे मूल अधिकारों की बात की जाती है। तो बेसिकली मूल अधिकारों के लिए बहुत सारे प्रकार हैं। एक दिन विशेष तौर पर भारत के मूल अधिकारों पर भी हम कोई एक सेशन लेंगे। लेकिन हुआ क्या कि भारत में जो मूल अधिकार आए, आज मैं बड़ा एक अधिवक्ता होने के नाते, एक एडवोकेट होने के नाते, मैं इतने लंबे समय से देख भी रहा हूँ कि हम एक पूरे देश में आज़ादी को आए हुए आज 73 साल हो गए। इसके बाद भी जनता में अनपढ़ गंवार और ग्रामीण लोगों को तो आप छोड़ दीजिए, शहरी और पढ़े लिखे नौजवानों के पास भी मूल अधिकारों को लेकर कोई जानकारी नहीं। तो अभी हम लोगों ने पूरा एक जर्नी देखा, कैसे एक जर्नी हुई मैग्ना कार्टा से शुरू होकर बिल ऑफ राइट्स पे इंग्लैंड के, और बिल ऑफ राइट्स अमेरिका, और उसके बाद भारत का संविधान बना। तो भारत के संविधान में जब मूल अधिकारों की बात हुई तो हमारे फोरफादर्स ने बहुत जद्दोजहद के बाद 7 तरह के मूल अधिकार भारत के लोगों को दिए। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, आपका उस समय एक संपत्ति का अधिकार भी होता था। इसके अलावा आपको स्वाधीनता का अधिकार है, आपको स्वतंत्र विचरण का अधिकार है। इस प्रकार के पूरा कुल मिलाकर के 7 तरह के मूल अधिकार आपको दिए गए। उन 7 अधिकारों में से संपत्ति के अधिकार को बाद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया के द्वारा अलग कर दिया गया। तो आज का जो हमारा टॉपिक था कि मूल अधिकारों के प्रति लोग सजग नहीं, तो भारत में जो मूल अधिकार दिए गए वो मूल अधिकार क्या हैं, क्यों लोगों को उसके बारे में जानना चाहिए, क्या उस मूल अधिकारों के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं, क्या वो मूल अधिकार हमको बेहतर जीवन दे सकते हैं, क्या मूल अधिकारों के माध्यम से हम सरकार से अपने बाकी के अधिकारों को प्राप्त कर सकते हैं, या हमारी समस्याओं को लेकर के हम सरकार के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच सकते हैं। तो वो सारी चीजों को अपन बात कर रहे हैं। तो भारत के संविधान ने जो मूल अधिकार दिए भारत को, उन मूल अधिकारों के माध्यम से हम सबसे एक इम्पोर्टेंट मूल अधिकार भारत में और दिया गया है, वो 7वां है कि संवैधानिक अधिकारों की रक्षा का भी अधिकार है। मतलब आपको जो 6 प्रकार के मूल अधिकार प्राप्त हैं आज के समय में, उन 6 तरह के मूल अधिकारों में से
यदि कोई मूल अधिकार आपका किसी भी स्थिति से बाधित हो रहा है, चाहे वो शासन के द्वारा बाधित किया जा रहा हो, चाहे किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा बाधित किया जा रहा हो, तो वो मूल अधिकार हमारा सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हम आर्टिकल 32 में जो जानकारी दी गई है, हमारे को संवैधानिक उपचार का अधिकार दिया गया है आर्टिकल 32 के माध्यम से, और संविधान में आर्टिकल 226 और 227 में रिट लगा करके सुप्रीम कोर्ट के पास जाने का हमारे पास अधिकार है। यदि किसी व्यक्ति का कोई मूल अधिकार प्रभावित हो रहा है, किसी व्यक्ति का कोई मूल अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, तो वो व्यक्ति हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट पहुंच सकता है और जाकर के सुप्रीम कोर्ट से बोल सकता है कि साहब ऐसा ऐसा मेरे साथ हो गया है और मेरा ये मूल अधिकार बाधित हो गया है और आप इस मूल अधिकार की पुनर्स्थापना करवाइए। सुप्रीम कोर्ट तुरंत उस पर सरकार को रिट जारी करती है और सरकार को बोलती है कि भाई फलाने व्यक्ति का फलाना अधिकार कैसे बाधित हो गया, इसमें क्या समस्या आ रही है, और सरकार को जवाब देना पड़ता है। और उस माध्यम से कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इस बात का आकलन करती है कि उन मूल अधिकारों में क्या कमी रह जा रही है। तो अब हम यहाँ से अपने जो 6 मूल अधिकार हैं उनको एक एक करके कंटिन्यू करेंगे। तो पहला मूल अधिकार है समता का अधिकार। तो यहाँ पे लोगों के अंदर में एक भ्रम की स्थिति आती है अक्सर। आप भारत में बोलते समानता का अधिकार है कहाँ? यहाँ तो आरक्षण है, यहाँ महिलाओं के और पुरुषों के बीच में भेदभाव है, संविधान ने भेदभाव कर दिया, तो कहाँ है समानता? तो यहाँ मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि पूरा का पूरा संविधान जो है वो भारत की प्रस्तावना, संविधान की जो प्रस्तावना दी गई है, उद्देशिका दी गई है, उस पर पूरी तरह से बेस्ड है, ये कह सकते हैं, क्योंकि उस उद्देशिका में ही भारत के संविधान का पूरा सार छुपा हुआ है। तो वो उद्देशिका क्या बोलती है? वो उद्देशिका बोलती है, सबसे पहले सबसे ऊपर में आप आइए, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष राष्ट्र बनाने के लिए, गणतंत्र बनाने के लिए, लोकतांत्रिक गणतंत्र। तो क्या क्या चीजें बोली गई सबसे पहले प्रस्तावना में? हम भारत के लोग मतलब भारत की जनता भारत को संपूर्ण प्रभुता संपन्न, मतलब भारत जो देश है वो अपनी संप्रभुता को कायम करके रखेगा। वो किसी भी देश के आगे या किसी दूसरी अथॉरिटी के सामने सब्सिडरी अथॉरिटी नहीं हो सकता, वो कभी सेकेंडरी अथॉरिटी नहीं हो सकता किसी पॉलिसी में। वो अपने आप में अपना स्वयं का वर्चस्व रखता है, अपना वजूद रखता है। संप्रभु राष्ट्र बनाने के लिए हम क्या करने वाले हैं? हम समाजवादी, लोकतांत्रिक, पंथ निरपेक्ष गणराज्य बनाने वाले हैं। तो ये 4 चीजें जो हैं, ये तो आप किसी प्रकार से टेम्पर नहीं कर सकते। अब यहां पे एक शब्द है समाजवादी। तो समाजवाद क्या कहता है? यहां मैं आपको बताऊंगा, समाजवाद का एक छोटा सा सिद्धांत है कि जो देश में जितने लोग रह रहे हैं उस देश की जनसंख्या के अनुपात में आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार जिस वर्ग का, जिस तरह की जनता का जितना प्रतिनिधित्व है, उतने प्रतिनिधित्व के लोगों का, उनका अधिकार वहां तक पहुंचना चाहिए। तो समाजशास्त्र के सिद्धांत के आगे एक चीज आड़े आ रही थी। 1950 में जब भारत में हमारे संविधान का निर्माण कर रहे थे, तब 1931 की जनगणना के आधार पर एक कॉन्सेप्ट आया और उस कॉन्सेप्ट में बताया गया कि भारत में जो जातिगत जनगणना है उसमें 52% लोग ओबीसी हैं और लगभग 22% लोग या तो अनुसूचित जनजाति से हैं या अनुसूचित जाति से। मतलब एक बड़ा वर्ग था जो पिछड़ा हुआ था। सामाजिक स्तर पर भारत का निर्माण होना है, तो जो पिछड़ा हुआ वर्ग था उस वर्ग को सामाजिक न्याय दे दिया। तो प्रस्तावना की अगली लाइन क्या बोलती है?
सभी व्यक्तियों को सामाजिक न्याय की समानता, और जब हम नीचे आते हैं प्रस्तावना में, तब वहां आती है अवसर की समानता। अवसर की समानता को सामाजिक न्याय की समानता के नीचे रखा गया। इस हिसाब से जब भी सामाजिक न्याय की बात होगी तो वो आरक्षण या बाकी चीजें जो हैं वो अवसर की समानता की बात है, और ये सामाजिक न्याय से नीचे आती है। तो राष्ट्र निर्माण की बात जब कर रहे हैं तो पूरे देश के अनुपातिक प्रतिनिधित्व को प्रदान करने के लिए, पूरी जनता को इस तरह के अधिकार प्रदान करने के लिए इस प्रकार का निर्णय लिया गया। आरक्षण तो फिर हम आगे किसी और दिन बात करेंगे, अभी फिलहाल इतना समझते हैं। तो समानता दी गई, क्या भारत में सभी को समानता का सभी नागरिकों को अवसर दिया गया। आप लोग मंदिर जाइए, मस्जिद जाइए, किसी सार्वजनिक स्थान पे जाइए, सरकारी कार्यालय पे जाइए, ट्रेन में जाइए, बस में जाइए, किसी भी जगह पे घूमिए फिरिए, आइए जाइए, सभी को समान अधिकार है आने जाने घूमने फिरने। समानता का अधिकार है आपको सबको, यहाँ कोई किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। इसी क्रम में आगे हमको दिया गया स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता के अधिकार में भी आपको बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं। हर व्यक्ति को स्वतंत्र विचरण की स्वतंत्रता है, कहीं भी रहने की, बसने की स्वतंत्रता है। धारा 370 में जम्मू एंड कश्मीर में हमारे ऊपर ये बाधित था कि हम वहाँ पर जाकर भारत के नागरिक नहीं बस सकते हैं, और 371 में ऐसे ही कुछ स्पेशल प्रावधान जो है वो नॉर्थ ईस्ट के लिए भी है। वो 2 एक्सेप्शनल केसेस को यदि हम छोड़ें तो हम पूरे भारत में कहीं भी रह सकते हैं। मतलब ये हुआ कि कोई व्यक्ति पंजाब का रहने वाला और वो यात्रा करने जाना चाहता है तो भारत में कहीं भी यात्रा करने जाएगा तो उसको यात्रा करने की स्वतंत्रता, उसको कोई रोक नहीं सकता। ऐसे ही किसी व्यक्ति को यदि किसी जगह पे जाकर रहना अच्छा लग रहा है, वहाँ का एटमॉस्फेयर अच्छा लग रहा है, वहाँ व्यापार कर सकता है, वहाँ पे बस सकता है, अस्थायी रूप से किराए पे रह सकता है, या कि आगे चल के संपत्ति लेके वहाँ पे अपना मकान भी बना सकता है। तो इस प्रकार से उस व्यक्ति को रहने की, आने की, जाने की, खाने पीने की, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो इस प्रकार से अलग अलग तरह की स्वतंत्रताएं दी गई। इनमें से प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो ये कुछ ऐसे अधिकार हैं जिनको हम समझते नहीं। यदि हम समझने लग जाए तो हम सरकार के विरुद्ध, ये राजनीतिक पार्टियों के विरुद्ध जो हमारा शोषण करते हैं, हमको बहलाते हैं, हमको भरमाते हैं, इन सब से हम बच सकते हैं और एक अच्छी मिसाल, एक अच्छे डेवलप्ड राष्ट्र के लिए हम बना सकते हैं। एक उच्च स्तर के राष्ट्र निर्माण की बात की जा सकती है। तो जब स्वतंत्रता की बात है तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता 1 हो गई आपकी, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 2 हो गई आपको, स्वतंत्र विचरण की स्वतंत्रता 3 हो गई आपको, कहीं भी रहने बसने की स्वतंत्रता 4 हो गई आपको, किसी भी तरह का व्यापार करने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता 5 हो गई आपको। तो इस तरीके से और भी स्वतंत्रताएं हैं। ये स्वतंत्रताओं को सुप्रीम कोर्ट ने इतना डिटेल्ड में एलॉबोरेटेड किया है कि जब हम विशेष तौर पे भारत के मूल अधिकारों की ही बात करने के लिए बात करेंगे तब हम देखेंगे ये कितना वास्ट एरिया हो जाता है। तो इसी प्रकार से स्वतंत्रता के अधिकार के बाद में आता शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया है हमको संविधान में। किसी भी व्यक्ति का, किसी भी तरीका का कोई भी शोषण होता है तो उस शोषण से सरकार उसकी रक्षा करेगी, उसके लिए अलग अलग प्रावधान दिए गए। लेकिन लोग यदि अपने विरुद्ध आवाज ही ना उठाएं तब क्या होगा? तब ये होगा कि देश पिछड़ता चला जाएगा। ये कानूनी उपादान जो आपके सामने उपस्थित हैं, इनका कोई लाभ किसी को नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से हम संविधान के मौलिक अधिकारों की एक जर्नी की बात कर रहे थे। तो भारत का जो संविधान है, इसको यहाँ तक लाने के लिए मानव क्रम विकास ने मैग्ना कार्टा की क्रांति से लेकर के और भारत के संविधान के बनने तक लगभग 700-750 सालों का एक संघर्ष किया। और उस संघर्ष के बाद हमें ये मूल अधिकार मिले। मूल अधिकार क्या है, कैसे हैं? एक एक मूल अधिकार आर्टिकल 12 से लेकर के और आर्टिकल 35 के बीच में जो मूल अधिकार दिए गए हैं। आर्टिकल 12 में केवल थोड़ा सा कुछ बताया गया है, 13 में भी थोड़ी बहुत परिभाषाएं दी गई। बेसिकली मूल अधिकार आर्टिकल 14 से दिए गए, हालांकि भाग 3 में 12 से लिखा गया। तो एक एक मूल अधिकार पे हम चर्चा करेंगे, एक सेशन हम अलग से करेंगे मूल अधिकारों पे भारत के, तब हम इस पे बिल्कुल
एक एक आर्टिकल पे विस्तृत चर्चा करेंगे। मेरा अभी आप लोगों से केवल ये निवेदन है कि यदि आपके अंदर कोई विचार है तो उस विचार की जड़ तक आप जाइए कि वो विचार कहाँ से उपजा है, तो उसकी शांति कैसे होगी। यदि आपके विरोधी कोई विचार आपके सामने दे रहे हैं तो आपके अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए कि आप उन विचारों को अपने और ज्यादा बेहतर और उत्कृष्ट विचारों से उत्तर दे सकें। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए अध्ययन करना होगा। तो अध्ययन करने का कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं। तो इस श्रृंखला में हम आगे भी आप लोगों के साथ रहेंगे और बहुत जल्दी एक अगले पार्ट में हम भारत के संविधान आर्टिकल 12 से और आर्टिकल 35 को इस पे कवर करेंगे। नमस्कार।